हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में पढ़ा था बंटी और रवि दोनों को पता चल जाता है कि आकाश ने संन्यास ले लिया है। वे रास्ते में दोनों इसी उधेड़-बुन में थे कि अब वे नंदिनी को क्या जवाब देंगे। बंटी ने रवि से पूछा, रवि अब क्या करें? नंदिनी ने अगर यह सुन लिया कि उसके पति सन्यासी हो गए तो फिर वह इलाके में हमारा जीना मुश्किल कर देगी। उसकी शर्त तो तूने सुनी ही है, वह इतनी जिद्दी है कि जो कहती है वही करती है। रवि कुछ देर तक शांत रहा, फिर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना आकाश के माँ बाप को ही आकाश की ओर से चिट्ठी लिखकर भेज दे कि मैं गृहस्थ त्याग कर सन्यासी बन गया हूँ। उसने अपना यह विचार बंटी को बताया। दोनों ने इस विचार का मंत्रण किया और आखिर में इसी विचार को आलिम जामा पहनाने के उद्देश्य से स्टेशन के नज़दीक के पोस्ट ऑफिस पर पहुंच गए। वहां से बंटी ने एक पत्र लिया। दोनों ने पत्र की भाषा पर भी विचार विमर्श किया और इसके बाद बंटी ने आकाश की ओर से मनीराम के लिए यह पत्र लिखना शुरू किया। पूज्य पिताजी एवं माताजी, सादर चरण स्पर्श प्रणाम। आपकी बहू नंदिनी को शुभ आशीष। मैं यहाँ सकुशल पहुँच गया था। आशा करता हूँ आप भी कुशल होंगे। पिताजी, आपको और माताजी को शायद मेरे जीवन के इस निर्णय को सुनकर बहुत दुख होगा, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। घर से सूरत लौटते समय एक घटना को देखकर मेरे मन में गृहस्थ से वैराग का भाव उत्पन्न हो गया। मैंने काठ गोदाम स्टेशन पर देखा कि एक बुजुर्ग अपने कंधे पर बेटे का शव ढो रहा था। उसकी स्थिति एक विक्षिप्त की तरह थी। उसे देखकर इस संसार से मेरा मन उब गया। क्या यही इस संसार में भगवान का न्याय है? इसी की खोज में मैं स्वेच्छा से संन्यास धारण कर चुका हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे इस निर्णय से मेरे माता पिता एवं उनकी बहू का जीवन भी दुखदायी हो जाएगा। फिर भी यदि नंदिनी आपके साथ रहना चाहे तो उसे आजीवन अपनी बहू मान कर रखना। अगर उसकी इच्छा अपना घर बसाने की हो तो उसे ससम्मान अपने घर से विदा कर देना। मेरे इस निर्णय के लिए किसी और व्यक्ति को जिम्मेदार न समझना। मैंने नौकरी छोड़कर 7 माह पहले ही संन्यास ग्रहण कर लिया है। अब मैं शायद ही कभी घर लौटूंगा। इसके लिए कभी भी मेरी चिंता न करना और न मेरी ढूंढ खोज करना। मैं अब देश भ्रमण पर निकल चुका हूँ। अंतिम परिणाम के साथ, सन्यासी आकाश नंद। यह पत्र दोनों ने कई बार पढ़ा, फिर उसे बंद करके पत्र पेटी में डाल दिया। इसके बाद दोनों उसी दिन मुंबई वापस चले गए। बंटी और रवि का भेजा हुआ पत्र 1 सप्ताह बाद ही आकाश के पिता मनीराम को मिला तो पत्र को देखकर उनके चेहरे की खोई हुई रौनक वापस आ गई। घर से जाने के 7 माह से अधिक समय बाद आकाश का अपने पिता के लिए पहला पत्र आया था। मनीराम ने सोचा, बेटे के मन से माता पिता के प्रति नाराजगी अब शायद दूर हो गई होगी। कमला घर के आगे खेत में साग सब्जियों की निराई गुड़ाई कर रही थी। जैसे ही पोस्टमैन ने मनीराम को आकाश का पत्र दिया, कमला खेत का काम छोड़कर घर के आंगन में दौड़ी चली आई। उसने पोस्टमैन को चाय पीने को कहा, लेकिन पोस्टमैन ने किसी अन्य गांव की जरूरी डाक का हवाला दिया और तुरंत वहां से चला गया। नंदिनी गौशाला में बंधे ढोर डांगरों को चारा देने गई थी। मनीराम ने आकाश की माँ से कहा, आकाश की चिट्ठी आई है, इधर बैठ, मैं चिट्ठी पढ़कर सुना रहा हूँ। कमला घर के आगे बने आंगन की दीवार में बैठ गई। मनीराम ने पत्र खोलकर उसे पढ़ना शुरू किया। पत्र की 2-3 पंक्तियां पढ़ने के बाद जैसे ही मनीराम ने यह पढ़ा कि आकाश ने संन्यास धारण कर लिया है, उसके माथे पर पसीना छूटने लगा। किसी तरह उसने चिट्ठी को पूरा पढ़ा। 7 माह के बाद चंद मिनट पहले जो खुशी मनीराम के चेहरे पर लौटी थी, वह पल भर में ही काफूर हो गई। चिट्ठी सुनकर कमला की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। मनीराम भी अपने आंसू न रोक सका। आखिर आकाश ही तो उनके बुढ़ापे का सहारा था। दोनों को आकाश से कितनी आशाएं एवं उम्मीदें थी। आज आकाश का पत्र पढ़कर दोनों को ऐसा लगा जैसे उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनके हाथ से निकल गई। अब उन दोनों के लिए स्वयं का जीवन एक बोझ सा लगने लगा। मनीराम और कमला असहाय बनकर एक दूसरे की आंखों से बह रही आंसू की धार को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों की आंखें आंसू बहाने की होड़ कर रही हैं।
करीब आधे घंटे बाद नंदिनी भी गौशाला का काम निपटाकर घर पहुंच गई। नंदिनी ने घर के आंगन में बैठे सास ससुर को रोते हुए देखा तो उसने सोचा परिवार में कोई दुखद घटना घटी होगी। वह जाकर अपनी सास की बगल में बैठ गई। उसने सास से पूछा, सासू जी क्यों रो रहे हो? क्या बात है जो आप दोनों रो रहे हो? कमला क्या जवाब देती। नंदिनी को देखकर वह और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। नंदिनी ने फिर अपने ससुर से पूछा, ससुर जी बात क्या है? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो? यह कहकर नारी हृदय के अनुरूप उसकी आंखों से भी आंसू छलकने लगे। मनीराम की समझ में यह नहीं आ रहा था कि जवान बहू को कैसे बताए कि उसका पति सन्यासी हो गया है। वह सोच रहा था कि आखिर यह भी तो आकाश के साथ 7 फेरे लेकर इस घर में आई हैं। आकाश हमारा बेटा है, लेकिन अब तो आकाश पर हमसे अधिक इसका अधिकार था। इसको अपनी जिंदगी उसके साथ ही काटनी थी। अब इस बेचारी का क्या होगा? यह सोच सोचकर बूढ़ा मनीराम गश खाकर मूर्छित हो गया। वह आंगन की दीवार से लुढ़क कर आंगन पर गिर गया। पहले से ही दुखी कमला भी मनीराम को मूर्छित होते देख खुद भी मूर्छित हो गई। यह देखकर नंदिनी का दिल किसी बड़े हादसे की आशंका में जोर जोर से धड़कने लगा। उसे आकाश के पत्र की याद आ गई। कहीं आकाश ने अपने कथानुसार कोई गलत कदम तो नहीं उठा दिया। यह सोचकर उसे भी ऐसा लगा जैसे उसके भी हाथ पैर जैसे उसे धोखा देने लगे हों। फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए थोड़ी हिम्मत की। उनके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर आनंदी का घर था। वह भागती हुई आनंदी के घर पहुंची। उसने किसी तरह आनंदी को अपने सास ससुर के मूर्छित होने की बात बताई। आनंदी ने नंदिनी को पानी पिलाया और धैर्य रखने को कहा। आनंदी ने नंदिनी को समझाते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ हो बुजुर्ग सास ससुर के आगे तुझे अपना धैर्य बनाए रखना है। इसके बाद आनंदी अपने बच्चों को साथ लेकर भागते हुए नंदिनी के साथ उसके घर पहुंच गई। आनंदी ने देखा कि मनीराम एवं कमला बेहोश होकर आंगन में गिरे हुए हैं। उसने नंदिनी से पानी मंगाया और दोनों के मुंह पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे मारते ही मनीराम को थोड़ा होश सा आ गया। आनंदी ने नंदिनी को बूढ़े को पानी पिलाने को कहा और खुद कमला के हाथ पैरों की मालिश करने लगी। कमला के मुंह से झाग निकल रहा था। नंदिनी ने मनीराम को जैसे ही पानी पीने के लिए दिया, उसे मनीराम के हाथ में पत्र दिखाई दिया। उसने एक हाथ से पानी का गिलास मनीराम के मुंह पर लगाया और दूसरे हाथ से पत्र मनीराम के हाथ से ले लिया। मनीराम ने 2 घुट पानी पिया और फिर उसकी नज़र कमला पर पड़ी। वह हड़बड़ाते हुए कमला के पास पहुंचा और उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उसे आवाज़ लगाने लगा। आनंदी द्वारा थोड़ी देर तक कमला की मालिश करने के बाद उसे भी होश आ गया। आनंदी ने नंदिनी को पानी लाने को कहा। नंदिनी ने अब तक आकाश की चिट्ठी पढ़ ली थी। चिट्ठी में आकाश ने सन्यासी बनने की बात लिखी थी, जो 6 माह पहले उसने चेतावनी के साथ नंदिनी के पत्र में लिखी थी। उसने स्वयं को संभालते हुए सास को भी पानी पिलाया। फिर उसने सास ससुर से कहा, आप लोग उनकी इस चिट्ठी में लिखी बातों से दुखी हैं। आपका दुख मैं समझ सकती हूँ। आप मुझे भी देखो। आपको अपने पुत्र के सन्यासी होने का दुख है। यह दुख मेरे लिए भी उतना ही बड़ा है। आपका बेटा तो अभी जीवित है, लेकिन सन्यासी बनने के बाद मैंने अपना पति हमेशा के लिए खो दिया है। इसलिए आप दोनों लोग अपने आप को संभालो। आनंदी की समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा था कि नंदिनी क्या कह रही है। उसने नंदिनी से पूछा, क्या हुआ? तेरे हाथ में ये किसकी चिट्ठी है? नंदिनी ने रोते रोते आनंदी को सारी बात बता दी। यह सुनकर नंदिनी के साथ आनंदी और उन्हें देखकर आनंदी के बच्चे भी रोने लगे। मनीराम ने कमला को समझाते हुए कहा, आकाश की माँ बहू सही कह रही है। उस बेचारी की जिंदगी तो बेकार ही कर दी आकाश ने। उसे जोगी बनना था तो शादी से पहले ही बन जाता। कम से कम हमें इस बेचारी का पाप तो न चढ़ता। अब जो होना था हो चुका। उसका और हमारा साथ यहीं तक का था। भगवान की यही इच्छा रही होगी। हमारी किस्मत में पोते पोतियों का सुख न रहा होगा। यह कहकर रोकते रोकते भी मनीराम के नेत्रों से आंसुओं की धार बह निकली। सांझ से रात हो गई। आनंदी ने नंदिनी के साथ साथ उसके सास ससुर को भी समझाया। इसके बाद आनंदी अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर चली गई। आज मनीराम के घर का चूल्हा भी नहीं जला,
तीनों सदस्य एक ही कमरे में एक चिराग की मंद मंद रोशनी में अपने घर के चिराग के लिए आंसू बहा रहे थे। आनंदी को यह बात मालूम थी कि आज इस दुख की घड़ी में इस घर के लोग रो रो कर ही रात काट रहे होंगे, इसलिए वह अपने घर से उनके लिए रोटी सब्जी बनाकर ले आई। तीनों के लिए आज का दुख जीवन का असहनीय दुख था, ऐसा दुख जो आजीवन अब उनका पीछा न छोड़ेगा। आनंदी ने बड़ी मुश्किल से तीनों को भोजन करने को कहा, लेकिन जैसे ही वे रोटी को तोड़कर उसको मुंह की ओर ले जाते, आकाश उनके आगे खड़ा होकर मानो मनीराम और कमला को भोजन न करने को कह रहा हो। नंदिनी जिस दुख को पिछले 6 माह से झेलती आ रही थी, आज उसकी पुष्टि हो गई। उसे सिर्फ इस बात का संतोष था कि आकाश ने पत्र में उसको दोषी नहीं ठहराया था। साथ ही उसके लिए आगे के सफर की संभावनाएं भी आकाश ने पत्र में जीवित छोड़ी थी। आनंदी ने एक बार उन तीनों को फिर समझाया और फिर वह अपने बच्चों के साथ घर वापस चली गई। इसके बाद मनीराम और कमला नंदिनी को समझाने लगे। इसे तीनों के भाग्य का दोष समझकर फिर सभी अपने अपने बिस्तरों पर बेचैन होकर सारी रात भर करवटें बदलते रहे। मनीराम, कमला एवं नंदिनी ने रात तो करवटें बदल कर रोते हुए काट ली, लेकिन सुबह होते ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। आनंदी एवं उसके बच्चों ने यह दुख भरी घटना अन्य लोगों को बताई तो सुबह से ही गांव के बच्चे बूढ़े दुख जताने के लिए मनीराम के घर पहुंचने लगे। आकाश के द्वारा अकस्मात इस तरह का कदम उठाने से सभी लोग हतप्रभ थे। जैसे जैसे लोग आकाश के बारे में बातें करते, कमला और मनीराम का दुख बढ़ता ही जाता था। पहाड़ी प्रदेश में लोग दुख सुख में अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं। गांव के बुजुर्ग आदमियों ने मनीराम को सलाह दी कि एक बार गोलू जू का स्मरण करके उनके दरबार में हाजिरी दो। क्या पता कुछ गलती हुई होगी तो गोल देवता आकाश को सद्बुद्धि दे देंगे और वह घर लौट आए। बुजुर्ग महिलाएं कमला और नंदिनी से अपने कुलदेवी की पूजा करवाने की बात कह रही थी। भीड़ में जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। सलाहकार और सलाह देने वाले बहुत थे, पर वास्तविकता केवल नंदिनी ही जानती थी। मनीराम ने बुजुर्गों की बात मान ली और स्नान ध्यान करके वह गांव के पुजारी के साथ गोलू जू के मंदिर में मत्था टेकने के लिए तैयार हो गया। कमला ने भी गोलू जू का स्मरण करके 11 रुपए की भेंट निकाली। नंदिनी के हाथों से उसको छुपाते हुए कमला ने मनोली मांगी कि गोलू जू की कृपा से यदि उसका बेटा घर वापस लौट आया तो गोलू जू के लिए चांदी का छत्र बनवाएगी। नंदिनी ने भी अपने पूर्व की तमाम गलतियों को मन ही मन स्वीकार करते हुए उनके लिए माफ़ी मांगते हुए अपने मायके की कुलदेवी को याद किया। उसने अपने ससुर के सामने देवी माँ को पुकारते हुए कहा कि यदि उसका पति सकुशल घर लौट आएगा तो वह माता रानी के दरबार में सोने का छत्र चढ़ाएगी। मनीराम गोलू जू के मंदिर में गया और उनको धूप दीप दिखाकर पुजारी के साथ वापस चला आया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग अफसोस जताकर अपने अपने कार्यों में लग गए, लेकिन कमला और मनीराम का किसी भी कार्य में आज मन नहीं लग रहा था। नंदिनी ने गौशाला में जाकर जानवरों को चारा पानी डाल दिया। गौशाला से घर लौटते समय उसकी मुलाकात आनंदी से हुई। आनंदी ने नंदिनी को वह बात याद दिलाई कि जिस दिन आकाश घर से जा रहा था उसी दिन एक अपशगुन हो गया था। आकाश ने उस दिन जैसे ही मुझे प्रणाम किया, मेरे हाथ से दूध की डोलची अचानक गिर गई थी। मैंने आकाश को थोड़ी देर रुकने को कहा, लेकिन उसने नहीं माना। यदि वह मेरी बात मान जाता तो हो सकता था आज ऐसा न होता। नंदिनी ने इस घटना को बंटी और रवि के साथ आकाश के काठ गोदाम तक जाने के साथ जोड़कर देखा तो वह भी उस दिन के अपशगुन को सत्य मानने लगी। उसने सोचा कि यदि आकाश आधे घंटे के लिए भी उस दिन घर पर रुक जाता तो वास्तव में यह घटना न घटती। नंदिनी घर पहुंची तो उसने देखा कि सास ससुर सुबह से अभी तक भूखे प्यासे ही बैठे हैं। भूख एक ऐसी दवा है जो दुख को सहने के लिए इंसान को एक प्रकार से शक्ति देती है। इसलिए नंदिनी ने सास ससुर से पूछा, आप लोगों को मैं ऐसे ही भूखा प्यासा नहीं देख सकती हूँ। आप लोग कब तक भूखे प्यासे रहोगे? आपने या मैंने तो उन्हें ऐसा कदम उठाने को मजबूर नहीं किया। यह सब उनकी इच्छा और ऊपर वाले की मर्जी है। उनके यह कहते ही मनीराम ने कमला से कहा, आकाश की माँ बहुत सही कह रही है।
तू अब उसकी चिंता छोड़, गोलू जू जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। यह कहकर मनीराम ने बहू को चूल्हा जलाकर चाय नाश्ता बनाने को कहा। नंदिनी ने जल्दी से चूल्हा जलाया और चाय तैयार की। उसने सास ससुर को चाय दी और खुद भी चाय पी। इसके बाद उसने नाश्ता तैयार किया और तीनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। मनीराम ने बहू को समझाते हुए कहा, बहू अब आकाश की जगह तुम ही हमारे लिए बेटे जैसी हो। इन बूढ़े सास ससुर को अपने माँ बाप समझकर इनको साहस और सहारा देती रहना। कमला ने जवान बहू के चेहरे को देखकर कहा, क्या करूं, हमारे साथ साथ इसकी जिंदगी भी खराब हो गई। इसके बाद वह फिर रोने लगी। नंदिनी ने सास के आंसू पोंछते हुए कहा, आनंदी दीदी के हाथ से उस दिन दूध की डोलची गिरने से ही मेरे मन में एक भय सा हो गया था, लेकिन यह सब हमारे हाथ में तो नहीं है। नंदिनी के इतना कहते ही कमला को भी उस दिन की याद आ गई। वह बोली, हाँ, ये सब इस दुष्ट आनंदी की वजह से ही हुआ है। अगर इसके हाथ से दूध की डोलची न गिरती तो मेरा आकाश आज जोगी न बनता। नंदिनी के इतना कहते ही कमला आनंदी के कल के उपकार को भूल गई। उसने जोर जोर से आनंदी और उसके छोटे छोटे बच्चों को गालियां देना शुरू कर दिया। आनंदी ने जब यह सुना तो 1-2 दिन तक तो वह सब सुनती रही, लेकिन तीसरे दिन उसने भी रौद्र रूप धारण करके कमला और नंदिनी को खूब खरी खोटी सुनाई। दोनों परिवारों में झगड़ा इतना अधिक बढ़ गया कि गांव के बड़े बुजुर्गों को हस्तक्षेप करना पड़ा। मनीराम ने कमला और नंदिनी की ओर से आनंदी से माफ़ी मांगी। कमला का गुस्सा आनंदी और उसके परिवार वालों से दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आनंदी का छोटा लड़का गिरीश मनीराम के घर से अकेले गुजर रहा था। कमला अपने घर के आंगन में बैठी दरांती पर धार लगा रही थी। न जाने अचानक उसे क्या सूझा कि उसने दरांती आनंदी के लड़के के ऊपर फेंक दी। दरांती जाकर गिरीश के दाएं पैर की पिंडली में जा लगी। वह बिलखते हुए घर की ओर भागा। जब उसने अपनी माँ को यह बात बताई तो आनंदी भूखी शेरनी की तरह दौड़कर कमला पर झपट पड़ी। वह कमला के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने घर ले गई। उसके पीछे पीछे नंदिनी और मनीराम भी आनंदी के घर पहुँचे। आनंदी ने पंचायत बुलाई और कमला की करतूतों के बारे में पंचायत को बताया कि इससे अब मेरे बच्चों की जान को खतरा हो गया है। पंचों ने मनीराम पर बच्चे का इलाज करवाने का दबाव बनाया। साथ ही कमला को किसी मनोचिकित्सक को दिखाने को कहा। जवान बेटे के जोगी बनने के दुख से पहले से ही दुखी बेचारा मनीराम भी अब कमला के रोज रोज के झगड़ों से बहुत परेशान था। उसने गिरीश की महरम पट्टी करवाई और कमला को हल्द्वानी के एक बड़े अस्पताल में चेकअप करवाने ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे डिप्रेशन का शिकार बताया। साथ ही मनीराम को हिदायत दी कि यदि वह इस अवसाद से नहीं उभरी तो वह पागल भी हो सकती है। दुखी मनीराम कमला के लिए जरूरी दवाइयाँ लेकर अगले दिन वापस अपने गांव चला आया। कमला का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जा रहा था। जिस माँ का अकेला जवान लड़का सन्यासी हो गया हो, उसे जीवन से कौन सा मोह होगा। कुछ दिन तक नंदिनी ने सास की खूब सेवा की। मनीराम ने भी कमला को कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन बेटे के दुख से दवाइयों से रोग पर कुछ असर न हुआ। एक दिन कमला ने गोलू जू के मंदिर में जाकर उन्हें भी खूब बुरा भला कहा। जिन गोलू जू पर सारे इलाके के लोग भरोसा करते थे, उन पर कमला का अविश्वास का यह भाव देखकर गांव वालों ने उसे पागल समझना शुरू कर दिया। एक दिन नंदिनी सज धज कर बाजार जा रही थी। कमला ने नंदिनी को देखा तो उसने उसे भी गाली गलौच देना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के अगले भाग में देखें।